आपके साथ। और कहा जाता है कि राजनीति में जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। झारखंड बीजेपी की सियासत आज पूरे दिन एक अफवाह के ही आसपास मंडराती रही। कोडरमा से बीजेपी सांसद रविंद्र राय की नाराजगी और पाला बदलने की झूठी खबर से बीजेपी सख्ते में थी, लेकिन इससे पहले कि विपक्ष पूरे मौके को लपकता, खुद रविंद्र राय ने अपना भूत भविष्य बीजेपी के नाम कर दिया। झारखंड बीजेपी ने 10 सीट पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए। 3 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है और यही 3 टिकट झारखंड बीजेपी में विकट समस्या बनती जा रही है। कोडरमा, रांची और चतरा की सीट बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। रांची सीट से सिटिंग सांसद राम टहल चौधरी की उम्र की दलील देकर टिकट काट दी गई, तो कोडरमा से सिटिंग सांसद रविंद्र राय टिकट मिलने और कटने के सस्पेंस में फंसे हुए हैं। ऐसे में शनिवार को रविंद्र राय के जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल से संपर्क करने की खबर बड़ी तेजी से फैली है। कयास लगाए जाने लगे कि रविंद्र राय पाला बदलकर जेवीएम का दामन थाम लेंगे और बाबूलाल के नेतृत्व में बीजेपी को चुनौती देंगे। लेकिन इससे पहले की खबर पर मुहर लगती रविंद्र राय खुद मीडिया के सामने आए और कह दिया, छोड़ेंगे नहीं हम बीजेपी का साथ और साथ ही अंतिम दम तक। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे रग रग में भारतीय जनता पार्टी है। मेरा भूत, मेरा वर्तमान और भविष्य भाजपा है और इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोडरमा से बीजेपी सांसद रविंद्र राय ने साफ कह दिया कि यह अफवाह है, मेरे रग रग में बीजेपी है, मेरा भूत, वर्तमान और भविष्य बीजेपी है। तो फिर सवाल उठता है कि बाबूलाल से संपर्क में होने की खबर कैसे फैली? क्या रणनीति के तहत खबर को प्लांट कराया गया? प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए अफवाह उड़ी? विरोधी रविंद्र राय के बाबूलाल से संपर्क में होने की खबर क्यों फैलाएंगे? सवाल की फहरिस्त लंबी है, क्योंकि सियासी अफवाह बिना चिंगारी की फैलती नहीं। ऐसे में ये तो पूरा पाला बदलने की खबर है। दरअसल भले ही बीजेपी ने झारखंड के 14 में से 10 सीट पर उम्मीदवार तय कर दिए, 1 सीट एजीएसयू लड़ रहा है, लेकिन 3 सीट सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी विधायक ताला मरांडी की नाराजगी और जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मिलने की खबर पर खुद प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ मुहर लगा चुके हैं। ताला जी का मन इस तरह से है, हो सकता है दूसरा दल में ज्वाइन करके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात हमारे समक्ष भी आ रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुराने हैं। इस तरह का सोच, इस तरह का मन, मुझे लगता है कि दूसरे दल में जाने का इस तरह का विचार नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चुनाव से पहले सियासतदानों का अंदाज आखिरी वक्त तक बदलता रहता है। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने का मामला इसका उदाहरण है। ऐसे में रविंद्र राय कमल की राह पर आगे चलते रहेंगे, ये भी सवाल बना रहेगा। देखते रहिए महासमर का सबसे बड़ा शो। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। कोडरमा सीट से सांसद रहे रविंद्र राय का टिकट भले इस बार कटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से सिर्फ एक प्रत्याशी ही जमानत बचा पाए थे। बीजेपी को 35.65% वोट मिले थे, वहीं सीपीआई एमएल के राजकुमार यादव को 26% वोट मिले थे। 30 साल के राजनीतिक करियर के बाद राम टहल क्या करेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि राम टहल के टिकट को लेकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 75 साल से ऊपर के नेताओं को वो टिकट नहीं देगी। तो फिर टिकट की जिद पर अड़े राम टहल अब करेंगे तो क्या करेंगे? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे? रांची के बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को लेकर न दबाव की राजनीति काम आई, न दिन देखा न रात देखी, टिकट की चाहत में दिन रात एक कर दिया, लेकिन कोई जतन काम न आया। आखिरकार राम टहल का टिकट कट गया।
पार्टी ने तारीखों के तर्क के साथ उन्हें बेटिकट कर दिया। पार्टी नेतृत्व का या इस तरह का फैसला है, नीतिगत फैसला है, उस फैसला में आपके नाम आने से थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए विचार मुझे लगता है कि लोग चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। बेटिकट राम टहल को सुनकर ये धक्का लगा होगा, लेकिन राजनीति चीज ही ऐसी है। राम टहल अपने को उम्रदराज नहीं मान रहे। चुनाव जीतने के लिए पार्टी और व्यक्तित्व के हिमायती हैं। सांसद राम टहल इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि टिकट काटना ही था तो इससे पहले उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए थी, उम्मीदवार के विषय में पूछा जाना चाहिए था। इधर प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आदरणीय रामलाल चौधरी जी को भी सभी लोगों ने नीतिगत फैसला से अवगत भी कराया है। अभी जो भाजपा के पहले भाजपा में भी यही था, मगर अभी के किसी का डिस्कशन का जरूरत नहीं है। उनका कौन मशीनरी है, कौन टीम है, वो असल है कि पुराने लोगों को किनारे करो, जीते हुए भी हैं तो उनको किनारे करो और अपने यस मैन को लाओ। जाहिर है अब वो अपनी जिद पूरी करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव लड़ने का सपना वे नहीं छोड़ेंगे, उनसे टिकट भले ही छूट गया हो। क्षेत्र का दौरा करेंगे, सभी लोगों का विचार आएंगे। कई दलों के लोग हमारे पास आए, उनको भी यही कहा भैया हम अपने मन से डिसाइड नहीं करेंगे, जो जनताओं का रुझान होगा, विचार होगा। अगर वो कहेंगे निर्दलीय लड़िए तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। बहरहाल सवाल अब रांची की जनता का है, आखिर रांची का नेता होगा कौन? लक्ष्मण गिलुआ ने रांची लोकसभा से संजय सेठ, आदित्य साहू, नवीन जायसवाल और डॉक्टर अमर चौधरी को दावेदार बताया है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसमें भी 3-4 नामों की सूची हम लोगों ने दिया है। इसमें है संजय सेठ है, आदित्य साहू है, नवीन जायसवाल जी हैं, डॉक्टर लास्ट में जो बचा डॉक्टर अमर कुमार चौधरी है। इस टाइप का नामों की चर्चा है। बहरहाल राम टहल की ये चाहत थी कि अगर उनको टिकट नहीं देना था तो उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि वही इस सीट को निकाल दे सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगता? जाहिर है राम टहल अपने और अपने परिवार के आगे शायद कुछ नहीं देख पा रहे थे। टिकट कटने का एक कारण ये भी हो सकता है। बहरहाल राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ टीम होती है, तेवर होते हैं, मैं से कुछ नहीं होता। जनसंघ के जमाने से जुड़े रहने पर पार्टी ने उन्हें सम्मान और ओहदा भी दिया। पार्टी मानती है कि समय का तकादा है बदलाव का, युवा जोश का। रांची से जी मीडिया के लिए कुमार चंदन की रिपोर्ट। सिटिंग सांसद राम टहल चौधरी का टिकट कट चुका है। पिछले चुनाव में इन्हें 42.74% वोट मिले थे। रांची से 28 में से 26 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। सुबोध कांत साहे को केवल 23% वोट ही मिल पाए थे। संथाल परगना की सीट हर हाल में बीजेपी के खाते में हो, इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, खुद सीएम रघुवर दास भी जुटे हुए हैं। अभेद्य माने जाने वाले जेएमएम के किले में सेंधमारी की कोशिशें जारी हैं। बाकायदा इसके तहत संथाल परगना के 18 विधानसभा क्षेत्रों की पार्टी कोर कमेटी के साथ रणनीति बना रही है। झारखंड में लोकसभा चुनाव मुद्दों के जंग से कहीं ज्यादा है। बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासियों के मुद्दे पर चुनावी वैतरणी पार करने वाले नेताओं की नीतियों पर वो भारी पड़े। सीएम रघुवर दास ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय करने में जुटे हैं। सीएम रघुवर दास ने संथाल परगना की 18 विधानसभा में पार्टी की कोर कमेटियों और एसटी मोर्चा के साथ समीक्षा की, लेकिन इस मंथन को समीक्षा से कहीं ज्यादा माना जा रहा है। सीएम के साथ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र भी दिया। और लोग अब ये हमारा जो संथाल समाज है अब काफी सजग हो गए हैं, विकास के प्रति भी सजग है और उनको विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही ये झारखंड, यह देश एक नया भारत, एक नया झारखंड मोदी जी के नेतृत्व में ही बने। संथाल परगना के पार्टी के हमारे विधानसभा स्तर से लेकर के लोकसभा स्तर तक
माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय प्रत्याशीगण सबसे एक बार बैठ करके उन्होंने और आगामी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की कार्य योजना बनानी है उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। संथाल परगना की 3 सीटें बेहद अहम, दुमका, गोड्डा और राजमहल की सीटें जेएमएम की किलेबंदी में लगेगी सेंध। जितनी प्राथमिकता के साथ केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में, राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार में संथाल पढ़ना विकास के मामलों में केंद्र बिंदु रहा है और उसी विकास की रणनीति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिल रहा है। संकल्प से सिद्धि तक के अभियान पर जुटी बीजेपी ने जीत का फॉर्मूला तैयार कर रखा है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किलाबंदी की थी। बावजूद इसके 2 सीटें दुमका और राजमहल पर कब्जा करने में नाकाम रही थी। पिछले 4.5 साल से ज्यादा के समय में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी के कई दौरे हो चुके हैं। सीएम रघुवर दास लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। बहरहाल विकास के नाम पर, सौगातों के नाम पर और देश हित जुगाड़ में बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है। सुबीर चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संथाल का भी थोड़ा गणित आपको बता देते हैं। जेएमएम का ये दुर्ग कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है दुर्ग, जान लीजिए। दुमका में पिछली बार 37.19% वोट के साथ शिबू सोरेन ने जीत दर्ज की थी, जबकि राजमहल सीट पर भी 11 में 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। जेएमएम को करीब 40% वोट यहां पर मिला था। जेवीएम ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महागठबंधन के तहत जेवीएम को गोड्डा और कोडरमा सीट मिली है। दोनों ही सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गोड्डा से जेवीएम के प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे, वहीं कोडरमा सीट से बाबूलाल मरांडी खुद चुनाव लड़ेंगे। जेवीएम केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। जेवीएम के केंद्रीय महासचिव बंधु तिर्की ने प्रेस को संबोधित किया। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। सभी 14 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि महागठबंधन के फॉर्मूले के तहत जेवीएम को कोडरमा और गोड्डा सीटें मिली हैं। आज केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। महागठबंधन में 2 सीट झारखंड विकास मोर्चा के खाते में है और जिसमें कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी प्रत्याशी होंगे और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय प्रदीप यादव जी आज वहां के प्रत्याशी होंगे। ये आज हम लोग सभी लोग पार्टी के तमाम पदाधिकारी लोग बैठ करके ये निर्णय लिया है और आज अधिकृत रूप से इसको घोषणा भी कर दिया जाए। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री भी बाबूलाल मरांडी रह चुके हैं। 1991 में बीजेपी से दुमका सीट से वो चुनाव लड़े और हार गए। 1996 में बीजेपी ने उनको एक बार फिर से टिकट दिया, फिर शिबू सोरेन ने उनको हराया। 1998 में बीजेपी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में 14 में से 12 सीटें जीतने में कामयाब रही। उस वक्त झारखंड बिहार का हिस्सा था। 2006 में बाबूलाल मरांडी ने नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा बना ली। 2014 में बाबूलाल मरांडी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और बीजेपी के रविंद्र राय से उनको हार मिली। जेएमएम किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा 24 से लेकर 48 घंटे में पार्टी करने जा रही है। इस बात की जानकारी पार्टी के केंद्रीय सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी है। आपको बता दें कि जेएमएम को दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर की सीट महागठबंधन में मिली है। इधर पार्टी ने राज्य से बाहर भी अपने कदम बढ़ाए हैं। झारखंड की 4 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल की 10, बिहार की 4 और ओडिशा की 1 सीट पर अपने उम्मीदवारों की भी जेएमएम घोषणा करेगी। हम लोग फंसे हुए नहीं हैं। हम लोग कुछ योजना के तहत उसको रोके हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक यूनाइटेड माहौल में उम्मीदवार यहां पर आए।
इंतजार कीजिए। हमको लगता है 24 से 48 घंटे के बीच में हम लोग अपने उम्मीदवारों का नाम की घोषणा करेंगे। जेवीएम ने अपने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 48 घंटे में जेएमएम भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी की 2 सीटों पर उम्मीदवार चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस का क्या रुख होगा। ऐसे में झारखंड महागठबंधन को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं दिखाई दे रही है। मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से देश के लाखों चौकीदारों और अन्य पेशेवरों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के बाकी हिस्सों से भी अलग अलग क्षेत्र के पेशेवर उनके साथ जुड़ेंगे। झारखंड में भी कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारी है। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी कतार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। बीजेपी में लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग बड़ी तेजी से चल रही है। लिहाजा रविवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से मैं भी चौकीदार कैंपेन को संबोधित करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करीब 5000 लोगों की मौजूदगी में पीएम मोदी देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं भी चौकीदार कैंपेन को संबोधित करेंगे। ऐसे में झारखंड में भी जबरदस्त तैयारी की गई है। करीब हर एक जिले में मैं भी चौकीदार कैंपेन को सफल बनाने के लिए टीम बना दी गई है, जिसमें रांची लोकसभा सीट सीपी से राजमहल अनंत ओझा, दुमका लुइस मरांडी, गोड्डा निशिकांत दुबे, धनबाद पीएन सिंह, गिरिडीह प्रकाश सिंह, कोडरमा सुनील अग्रवाल, हजारीबाग जयंत सिन्हा, लोहरदगा सुदर्शन भगत, पलामू वीडी राव, खूंटी अर्जुन मुंडा, चतरा अशोक शर्मा, चाईबासा लक्ष्मण गिलवार और जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो पीएम के चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल पीएम मोदी की यही खासियत है, जिस मुद्दे को विरोधी हथियार बनाकर घेरने की कोशिश करते हैं उसे पीएम मोदी अवसर में बदल देते हैं। करोड़ों चौकीदार हैं जो रात में पहरेदारी करते हैं ताकि हमारे देश के निवासी चैन से सो सकें। इन सबको इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। एक जनरल वाके बोल के चौकीदार चोर है। भले ही मैं भी चौकीदार कैंपेन के जरिए बीजेपी वोट समीकरण साधने में जुटी है, लेकिन विपक्ष पूरे कैंपेन पर ही सवाल उठा रहा है। तो मोदी जी इस प्रकार से शोर मचा रहे, तो ये तो एक चोर ही शोर मचा सकता है ना। तो आखिर किस प्रकार की चौकीदारी वो कर रहे हैं? इवेंट मैनेजमेंट करके देश की जनता में वो आंखों में धूल झोंकना बंद करे। जिस नारे से राहुल गांधी बीजेपी को घेरते रहे, अब उसी नारे के बहाने बीजेपी मिशन 19 में सफलता का परचम लहराने की कवायद में जुट गई। देश भर में एक साथ 500 लोकसभा को साध कर बीजेपी जीत का बिगुल फूंकने जा रही है। रांची से जी मीडिया के लिए अभिषेक के साथ कुमार चंदन की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग से शिकायत करने का मन बनाया है। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कुलपति के भाषण को मुद्दा बनाया गया है। सुप्रियो की माने तो समारोह में उन्होंने मैं भी चौकीदार वाला बयान सार्वजनिक मंच से दिया है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जो वाइस चांसलर महोदय का संबोधन हुआ, उन्होंने विश तो किया विद्यार्थियों को, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो आज के दिन का नारा है कि मैं भी चौकीदार हूं, उसको भी वहां पर कह डाला। चारा घोटाले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आज रिम्स में कई लोग पहुंचे। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू यादव से मिलने वालों में समस्तीपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी अशोक राम भी शामिल थे। इसके अलावा सैयद फैजल अली और लालू की जीवनी पर किताब लिख रहे
कपीश गौतम मेहरा भी मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान लालू से मुलाकात करने के बाद पेइंग वार्ड से निकलने पर कांग्रेस नेता अशोक राम ने कहा कि लालू यादव महागठबंधन के प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से खुश हैं। उन्होंने जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। चिंता की बात नहीं है और अभी बिहार को लेकर के उनका सिर्फ अभी फोकस है कि कैसे वहां पर जो पार्टीज हैं उनको हरवाया जा सके। क्या संदेश उन्होंने दिया है, क्या कहा? भाई मेरे साथ कोई राजनीति की बात नहीं हुई है, मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, मुझसे राजनीति की बातचीत नहीं हुई है, मुझसे पारिवारिक बातचीत हुई। तो उनकी स्थिर है जी, बहुत हम तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्थिर है और प्रसन्न है। ये देख के मुझे खुशी हुई क्योंकि जो देश के हालात हैं और खास करके जो महागठबंधन की मजबूत स्थिति है वो निश्चित रूप से उसके वजह से वो प्रसन्न होंगे और उन्होंने संतोष जाहिर किया है जरूर। और मुझे शुभकामना दी है उन्होंने जीत की और समस्तीपुर से लोकसभा के लिए और महागठबंधन के सारे लोगों को शुभकामना उनकी है। और पहले 3-4 दिन से वो शिकायत कर रहे थे कि सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और कफ निकलता है, तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपका कफ कैसा है, तो बोलता है कि सफेद या पीला, तो वो बोले कि पीला कफ आ रहा है। तो हम लोगों ने इसको ये किया कि पीला कफ आने का मतलब है कि चेस्ट में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए ब्रोंकाइटिस का ये किया गया। सुरक्षा कारणों से एक्सरे हमने नहीं करवाया, दवा शुरू कर दी है, एंटीबायोटिक चल रहा है। हनुमान की तरह रहता हूँ और हनुमान की तरह काम करता हूँ और हनुमान की तरह काम करके दिखा देता हूँ। और यही मेरा वफादारी के देख करके, ईमानदारी के देख करके लालू जी अपने हाथों से खाना खिलाए हैं और खुद अपने भी एगो प्लेट में बैठ के खाए हैं। रघुपति राघव राजा राम, भाजपा के भगाद सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बना द सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, लालू जी के जेल से छोड़ा द सीताराम। और इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।